बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का साइफर के जेर समाअत था। आज उस पर बहस नहीं हो सकी, आज उस पर समाअत नहीं हो सकी और उसकी समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। क्यों की गई है, इस पर भी बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बम फोड़ दिया गया है, बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं और जो कुछ कहा गया है नाजरीन, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ किफ़ायत शारी का दर्ज देने वाली ये पंजाब हुकूमत, जिन्होंने ऐलान किया था कि जी काबीना तनख्वाह नहीं लेगी, लेकिन उनकी एक मुनाफकत ये सामने आई थी कि गाड़ी की जो टायर है उसकी तब्दीली भी करोड़ों रुपए में थी। और अब एक और डाके की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है पंजाब के गरीब अवाम के टैक्स पर। वो डाका क्या है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब बड़े सादा आदमी हैं और नवाज शरीफ के बड़े वफादार हैं। उन्होंने भी कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि आज हुआ क्या। नाजरीन, साइफर केस की बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, आपको भी पता है, आज भी उस पर समाअत हो रही थी। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब है उनको कॉल कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और एन उसी वक्त कॉल किया गया जब ये समाअत शुरू होने वाली थी। तो वो जाहिर है फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ा, तो वो समाअत जो है वो मुलतवी होगी। और इमरान खान साहब जो है वो आज भी उनकी साइफर और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साइफर में अपीलें थी उन पर फैसला नहीं हो सका और समाअत नहीं हो सकी। लेकिन वो समाअत मुलतवी क्यों हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बम क्या फोड़ा गया है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस पर मुश्तमिल एक अब तो उसको बेंच कहें या जो भी कहें, उन्होंने एक खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदाखलत पर और अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। और इसमें जो कुछ कहा गया है वो नाजरीन मैं समझता हूँ वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और एक बम फोड़ दिया गया पाकिस्तान में, चूंकि खुफिया इदारों की जो मदाखलत है सियासी इदारों में भी और अदालती मामलात में भी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शौकत अजीज सदीकी साहब का अब रिसेंट वो चूंकि उनको बहाल किया गया और उनको तमाम तर मराद दी गई हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आईएसआई के लोगों की जानिब से जो कुछ किया जाता था, उनकी स्पीच वो जो उन्होंने बार को एड्रेस किया था वो पढ़ी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। अब ये जो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है, इनमें शामिल हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस से जजेस की राय में इख्तलाफ का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टेरियान वाइट केस को काबिल समाअत करार दिया, जबकि केस नाकाबिल समाअत करार देने वाले जजों पर आईएसआई के ऑपरेटिव्स की जानिब से रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए बेहद प्रेशर डाला गया। ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी उन्होंने आईएसआई के डीजीसी से बात कर ली है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये सिलसिला नहीं रुक सका। एक और बड़ी खतरनाक है बात, वो ये कि मई 2023 में मुसल्ला अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा, जिन्होंने वापसी पर बताया कि अगवाकारों ने बताया कि उनका ताल्लुक आईएसआई से है। इस दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें जज के ऊपर इल्जामात लगाए गए। बाद अज़ां उस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त भी दायर की गई ताकि उन पर दबाव डालकर इस्तीफा लिया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और फिर ये भी कहा गया, इंतहाई शर्मनाक बात है कि एक जज के बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला जिसमें जज की फैमिली की निजी वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी। वीडियोस दूसरे जजेस के सामने भी चलाई गई। अब ये खत में कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से। और दूसरी तरफ जो है यही जजेस जो समाअत कर रहे थे इमरान खान साहब का केस, और आज फिर इस बम फोड़ने की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको बुला लिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इमरान खान साहब के केस पर समाअत। ये मामलात जो 6 जजेस की जानिब से उठाए गए हैं ये बड़े संजीदा मामलात हैं और यकीनन इस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए और वो लोग जो इसमें जिम्मेदारान हैं
ان کو निशान इबरत बनाना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि उनको 3 केसेस में अब तक सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं और मज़ीद भी सुनाई, तो भी वो ना तो उनका हौसला टूटा है और ना वो उन्होंने किसी किस्म की कोई परेशानी का या खौफ का इज़हार किया है। आज भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि जी ये मैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई की 25 मई की पेटिशन को सुना जाए। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। काज़ी फ़ायज़ ईसा सीसीटीवी फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन लोगों ने सीसीटीवी फुटेजेस चोरी की हैं, वही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। अब ज़ाहिर है चोरी करने वाले जो जिनाह हाउस है वो वहाँ किसका एक्सेस है, कौन जा सकता है? चले एक मॉब चला गया और जाके उन्होंने जलाओ-घेराव कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है सब कुछ टेक ओवर कर लिया था कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने। तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी गुमशुदगी का बराह रास्त इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब लगा रहे हैं पाकिस्तान की वो इदारा जिसके पास सिक्योरिटी है आर्मी हाउस की या जिना हाउस की या वो इस किस्म के जो तमाम हसास तनसीबात पर जो सिक्योरिटी पर मामूर है उस इदारे पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। जिन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चोरी की वो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। ये सब कुछ लंदन प्लान के मुताबिक हो रहा है। आज इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो है वो सूरत हाल चल रही है। और फिर उन्होंने 8 फरवरी पर भी जुडिशल कमीशन जो है उसका मुतालबा किया कि इसकी भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। आज उन्होंने कैटेगोरिकली सेनेट इलेक्शन को भी और सदर आसिफ जरदारी साहब को भी बता दिया कि जी मैं आपकी कोई हैसियत मेरे नज़दीक नहीं है, मुझे जेल में रखना है तो रखें। अब ये बड़ा अहम फ़िक्र है और ये देखें ये एक लीडर का फ़िक्र है और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने आज जो है वो अपने चाहने वालों की और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं, मज़ीद उनके दिल जीतनी। आज उन्होंने कहा कि जी मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम करता तो उसका दबाव पूरी जो बाइडन हुकूमत पर आता। अगर डोनाल्ड लू रजीम चेंज ऑपरेशन को तस्लीम कर लेता तो बाइडन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी कराई जाए। असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। हमें साइफर की पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम ऑफिस तो वजीर आजम जो है वो अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। मुझे 5 दिन में 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरे केसेस की जो समाअत है उसको बराह रास्त नशर किया जाए। उमर अयूब के मुतालिक उन्होंने कहा कि जी वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको उन्होंने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद किया। राना सनाउल्लाह साहब के बयान पर जिस बयान में उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब का वजूद ही एक मसला है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं यही कहूँगा कि माफियाज ऐसा करते हैं। पंजाब में सवाल किया गया उनसे कि जी 40 MPs के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उनका कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मैं पंजाब के पार्लिमानी लीडर से चूंकि मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, मैं कोशिश करूंगा कि पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात करके तमाम मालूमात जो है वो हासिल करूं। तो इमरान खान साहब जो है वो आज की गुफ्तगू से भी यही महसूस हो रहा है कि वो ना तो किसी दबाव में है और ना उनको कोई जल्दी है बाहर आने की, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को छोड़ दिया जाए, मुझे रखना है तो बेशक जेल में रखें। नाज़रीन, किफ़ायत सारी का दर्स देने वाली जो ये हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, इन्होंने एक और डाके की तैयारी कर ली है। पंजाब के सरकारी ऑफिसर्स के लिए DHA में 127 लग्जरी घर जो है वो तामीर किए जाएंगे। 44 अरब रुपए का बुनियादी तौर पर यह मंसूबा है। 1400 कनाल जमीन इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। 2 कनाल के एक घर पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने के लिए उनके लिए सहूलतकारी की, उनके लिए नताइज तब्दील किए। फॉर्म 45, फॉर्म 47, ये सारा सिलसिला जो है, ये वो लोग जो इसमें ये सब कुछ करने वाले थे, इसको मैनेज करने वाले थे, उनको नवाजने की तैयारी की जा रही है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने समरी भी हर साल कर दी है वज़ीर आला ऑफिस में, और अब इस समरी पर फैसला किया जाएगा काबीना में, और उम्मीद यही है कि इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। 44 अरब रुपए इस कौम के टैक्सों का जो पैसा है वो इनको नवाजने वाले लोगों पर खर्च कर दिया जाएगा। ये कितना बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए
اور پنجاب بار کونسل اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کو بھی اس پر میں سمجھتا ہوں کورٹ میں بھی جانا چاہیے کہ یہ سرکاری افسر کون ہوتے ہیں جن پر 44 ارب روپے خرچ کر دیے جائیں. پہلے اس ملک پر یہ جو اشرافیہ مسلط ہے, یہ جو سرکاری آفیسرز ہیں, 17 ارب ڈالر سے زیادہ کی سالانہ مراعات ہیں, تو مزید اضافہ اس میں کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں, پراپرٹی ٹیکس میں اور دیگر چیزوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور اس حکومت کا ایک نہ صرف بھونڈا مذاق ہے بلکہ منافقت کا ایک اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی تھوڑی سی اچھی خبریں ہیں, وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اپیلیٹ ٹریبونل نے کاغذات مسترد ہوئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے پرویز الہی صاحب کے پی 32 سے, وہ بھی منظور کر لیے ہیں. ریحانہ عباس, زارا اخلاص اور سمیرہ الہی کے کاغذات جو ہیں وہ بھی پی 32 سے منظور کر لیے گئے. جو آرو کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا. اسی طرح جسٹس شاہد کریم صاحب نے مونس الہی کے پی 158 سے کاغذات جو ہیں وہ بھی منظور کر لیے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی تھوڑی سی اچھی خبر ہے. اور دوسری طرف جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی سادگی اور سادہ لوہی کے باعث بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جی کاشف عباسی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ حالت تو یہ ہے کہ ہم اب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنی ٹیم بھی نہیں بنا سکتے. پوسٹنگ ٹرانسفر تو دور کی بات ہے, 18 ماہ کی حکومت میں بھی فیصلے کوئی اور کرتا تھا. 18 ماہ کی حکومت میں جو جاوید لطیف صاحب ہیں یہ وزیر بے محکمہ تھے, اور اب انہوں نے ایک جو بم پھوڑا ہے کہ جی 18 ماہ کی حکومت میں بھی فیصلے کوئی اور کرتا تھا, تو یہ ایک واضح الزام ہے. میں سمجھتا ہوں وہ الزامات جو پاکستان تحریک انصاف لگاتی رہی ہے اس کی ایک قسم کا اس کو انڈورس کیا انہوں نے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکی وہاں پر پاکستان میں اور جو باجوہ صاحب ہے, قمر جاوید باجوہ صاحب اور کچھ اور آرمی آفیسرز کا بھی نام لیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ جی یہ سب کچھ ان کی وہاں پر کیا گیا, تو اصل جو حکمران ہیں وہ وہی ہیں. تو پھر جاوید لطیف صاحب نے اس بات کو انڈورس کر دیا. تو جاوید لطیف صاحب آپ بھی اس حکومت میں 18 ماہ کی حکومت میں ایک ایسے وزیر تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا. انتہائی معذرت کے ساتھ پھر آپ امب لینے آئے تھے, یا آپ کے شہباز شریف صاحب امب لینے آئے تھے. جو بندہ اپنی کابینہ جو ہے وہ تشکیل نہیں دے سکتا, ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتا, اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بن جاتا ہے اور بڑی ڈھٹائی سے بیٹھ کے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. محسن نقوی کو تو آپ روک نہیں سکے, سیکٹری داخلہ آپ روک نہیں سکے, وزیر خزانہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے اہم جو تعیناتیاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے یا دیگر اور جو محکمے ہیں, ان میں آپ اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے, تو آپ اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی وہی بات درست ہے کہ یہ لندن پلان تھا, اور اس لندن پلان کے تحت ان لوگوں نے اپنے کیسز ختم کرانے تھے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو سزائیں سنانی تھی, ان کی پارٹی کو ختم کرنا تھا, ان کا مینڈیٹ چوری کرنا تھا. وہ سارے کام تو ہو گئے ہیں. تو پھر جب آپ کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, آپ اپنی کابینہ بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دے سکتے, تو پھر جو ہے وہ آپ پتہ نہیں کرنے کیا ہیں. وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ تسی امب لین آئے ہو. پھر تو جاوید لطیف صاحب بہرحال آپ کی سادہ لوہی کو بھی سلام ہے کہ آپ جو ہے وہ باتیں بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بڑے عام سے انداز میں کر لیتے ہیں. اور بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ, انہوں نے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سے ظاہر ہے ان کی ملاقات ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مکمل فٹ ہے, اگر ان کی زندگی کو کچھ ہوا تو 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے. اب یہ کیٹاگوریکلی انہوں نے نام لیے ہیں, آرمی چیف جنرل عاصم منیر, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور میجر جنرل فیصل نصیری. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کی حفاظت کریں. اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو عوام جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑے گی. انہوں نے پھر اپنے متعلق یہ بھی کہا کہ جی میں جو شہد کھاتی ہوں اس میں بھی کچھ ملا دیا گیا تھا, لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. ملک کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا, ملک بہتری کی طرف نہیں جا رہا. ناظرین, یہ جو خط لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے, اس خط پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کیا کرتی ہے, اس سے طے ہوگا کہ اس ملک میں ایجنسیوں کی مداخلت سیاسی اداروں میں اور جوڈیشل آفیسز میں ایسی ہی رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.